नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं रोज़ की तरह और हम इनसे देश की राजनीति के कुछ प्रमुख पहलू पर बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। आज की एक खबर यह रही कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्ष एक बार फिर से बदला। बृजलाल खाबरी की जगह अजय राय को बनाया गया और अजय राय ने ये आते ही घोषणा की कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इन सब घटनाक्रमों के पीछे क्या यह बात सामने आती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव को ज़्यादा गंभीरता से लेने जा रही है? देखिए, अजय राय की विशेषता ये है कि वो एक बहुत ही सक्रिय किस्म के राजनेता हैं और कांग्रेस में लंबे अरसे से हैं, शुरू से ही हैं और वो नरेंद्र मोदी तक के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अध्यक्ष बनाने का कांग्रेस को लाभ होगा, वो कार्यकर्ताओं के साथ में बेहतर कनेक्ट पैदा करेंगे। और अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस को एक ऐसा अध्यक्ष वहां चाहिए था, जो कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सके। सांगठनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल मरी हुई हालत में है। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वोटरों से बातचीत की गई, मैं दही परख के मंच पे ये बात पहले भी कह चुका हूं, तो पता चला कि केवल ना के बराबर ही कांग्रेस कार्यकर्ता वोटरों से निजी संपर्क के तौर पर उनके घरों पर पहुंचे थे। इसका मतलब यह है कि न बूथ स्तर पर, ना ही गांव के स्तर पर, ना ही कस्बे के स्तर पर, ना ही शहर के स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोई सक्रियता है। ये सक्रियता बनाने के लिए ऐसी बात नहीं कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता भाजपा और समाजवादी पार्टी के मुकाबले और बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले कम जरूर होंगे, लेकिन जितने कार्यकर्ता हैं अगर उनको भी सक्रिय कर दिया जाए, और मैं मानता हूं कि अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस के प्रति एक आमतौर पर लोगों में एक रुझान पैदा हुआ होगा, खासतौर से मुसलमानों में तो काफी बड़ा रुझान पैदा हुआ होगा। तो उसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस को संगठन में और ज्यादा कार्यकर्ताओं की भर्ती करने की जरूरत है। ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो कि उत्साह से अगले 6, 7, 8 महीने में जम के पार्टी और संगठन के लिए काम करें। प्रियंका गांधी को बहुत काफी दिन हो गए हैं कांग्रेस का इंचार्ज बने हुए उत्तर प्रदेश में। केवल प्रियंका गांधी की इंचार्ज बन जाने से कांग्रेस को वहां पर कोई लाभ नहीं हुआ। जाहिर है कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का एक वैधानिक रूप से चुना हुआ एक सक्रिय अध्यक्ष होगा प्रदेश स्तर का, उसकी कमी की भरपाई नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर उस कमी की भरपाई नहीं कर पाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा। अब अजय राय को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, देखिए क्या वो एक युवा खड़गे की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने आते ही घोषणा ये की है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी की जनता राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। मुझे लगता है उनकी इस घोषणा से भी कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह पैदा होगा। और अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि राहुल गांधी फिर 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। वो वायनाड को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वायनाड की से जीत के ही पिछली बार वो सांसद रह पाए थे, और अभी जब उनकी सांसदी वापस मिली और जो वायनाड पहुंचे तो वहां उनका बहुत ही शानदार स्वागत हुआ वायनाड में, केरल में। तो राहुल गांधी को अभी से ये लगभग तय हो गया है कि राहुल गांधी 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से और वायनाड से। एक बात ये भी है कि जो अजय राय हैं वो उच्च जाति माने जाने वाली भूमिहार जाति से हैं और बृजलाल खाबरी दलित जाति से थे। तो क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति में उच्च जातियों को प्राथमिकता देने की शुरुआत कर दी है, कम से कम उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, इस तरह से चीजों को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह से अध्यक्ष की जाति बदल जाने से पार्टी का फोकस बदल जाता है। जहां तक अजय राय भूमिहार हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूमिहारों में उनका असर है एक सीमा तक। तो अगर अजय राय के अध्यक्ष बनने से भूमिहार बिरादरी का एक हिस्सा कांग्रेस के साथ आता है, जिससे कांग्रेस को लाभ होगा। मुसलमानों में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की छवि बेहतर हुई है, वरना जितनी ऊंची जातियां हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की जेब में पड़ी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1993 में जब वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव हार गई थी, हार क्या गई थी, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। दोनों पार्टियों को मिलाकर 176 सीटें उन्होंने जीती थी, सपा और बसपा ने, लेकिन भाजपा ने 177 सीटें जीती थी। लेकिन चूंकि उसको किसी ने समर्थन नहीं दिया, इसलिए सरकार इनकी बनी थी। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश में 63% ऊंची जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उसके बाद में 2007 और 2012 के चुनाव को छोड़कर 2007 में मायावती को बहुमत प्राप्त हुआ था और 2012 में समाजवादी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। इन 2 चुनावों को अगर छोड़ दिया जाए, इन 2 चुनावों में तो ऊंची जातियां कुछ भाजपा से हटती हुई दिखाई पड़ी थी उधर, वरना
बसपा को और समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हो सकता था अगर उनके वोट नहीं मिलते। और जो पोस्ट पोल, जो सीएसडीएस का पोस्ट पोल डेटा है, उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। मैंने हाल ही में उस डेटा की जांच की है। तो मैं ये मानता हूं कि उन दो अपवादों को छोड़कर, विधानसभा चुनाव के दो अपवादों को छोड़कर, लोकसभा चुनाव में तो ऊंची जातियों का 2014 में और 2019 में जबरदस्त समर्थन भाजपा को मिला। इसी तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त समर्थन भाजपा को मिला, और अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत जबरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक तरह से देखा जाए तो न समाजवादी पार्टी के पास, न बहुजन समाज पार्टी के पास में पिछले लंबे अरसे से ऐसी कोई रणनीति रही है जिसके जरिए वो कांग्रेस जो भाजपा से ऊंची जातियों का समर्थन को छीन सके। अब आप याद कीजिए कि 2017 के चुनाव में शीला दीक्षित को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था, और शीला दीक्षित वहां जाके सक्रिय भी हो गई थी। और ऐसा लगा था इसे एक ऐसे ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाकर जो दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और कन्नौज से भी उत्तर प्रदेश में वो सांसद रह चुकी थी, उमाशंकर दीक्षित के परिवार से आती हैं। तो ये बनाकर उन्होंने शायद ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। उसके बाद में वहां खाट सभाएं शुरू हुई। उन दिनों प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधक थे, तो उनके और शीला दीक्षित के नेतृत्व में वहां पर खाट सभाएं शुरू हुई, बड़ी चर्चा हुई। मैंने भी कई जगह उसकी चर्चा की और उसके ऊपर लेख वगैरह भी लिखा। लेकिन अचानक कांग्रेस ने अपनी नीति बदली, और नीति बदलकर उसने समझौता कर लिया समाजवादी पार्टी के साथ में, और देखते देखते क्या हुआ, शीला दीक्षित वहां से बैरंग लौट आई वापस, और उसके बाद उस नीति का कोई भी परिणाम नहीं निकला और भाजपा ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने अजय राय को बनाकर ऊंची जातियों को कोई संदेश देने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि वो भाजपा के लिए चिंता का थोड़ा बहुत सबब होना चाहिए, क्योंकि भूमिहारों को लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में कोई अपना नेता नहीं प्राप्त हुआ है। तो अगर एक भूमिहारों में से निकला हुआ एक नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, तो कुछ ना कुछ तो उनके मन में गुदगुदी होगी ही। क्या ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो अपना पैर मजबूती से जमाने की कोशिश कर रही है, जहां तकरीबन वो उखड़ चुकी है, तो ये परिघटना थोड़ी बहुत चिंता का सबब बनेगी इंडिया गठबंधन के और घटकों के बीच में, या चुनौती पैदा होगी? देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस अगले 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश में अपना कील कांटा बहुत ज्यादा सुधार पाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा इस स्थिति में आ सकती है कि उसे उत्तर प्रदेश में उसके कार्यकर्ताओं में कुछ सक्रियता दिखाई पड़ सकती है। तो उसके ना सक्रियता के लिहाज से वो समाजवादी पार्टी से अगर उसका गठजोड़ होता है, जो कि होना ही चाहिए क्योंकि दोनों ही इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी से गठजोड़ होता है तो वो 5 से 10 सीटों की मांग करेगी, और समाजवादी पार्टी उसे, मुझे नहीं लगता कि 5 से ज्यादा सीटें देगी, और 5 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ेगा। उन 5 सीटों को कैसे जीता जाए और बाकी उत्तर प्रदेश की सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर सकें और समाजवादी पार्टी को उन सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में मदद कर पाए, ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका होने वाली है। ये मानना कि अभी वो 7-8 महीने के अंदर इतनी बड़ी स्थिति में आ जाएगी कि समाजवादी पार्टी से वो 25-30 सीटें मांग करने लगे और समाजवादी पार्टी को उसे देना पड़े, ये मेरे ख्याल से एक गलतफहमी होगी। एक दूसरे मुद्दे पे हम बात करते हैं जो आज अरविंद केजरीवाल के संबोधन से जुड़ा हुआ है। कल उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री की आलोचना की, और आज उन्होंने ये कहा कि 2024 का जो चुनाव है हम पूरी तरीके से जो दिल्ली की सरकार के जो अधिकार है उसके मसले पर लड़ेंगे। तो क्या एक तरीके से उन्होंने आने वाले चुनाव का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है अपने संबोधनों के द्वारा? नहीं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण विधानसभा का दर्जा दिलाने के लिए वो चुनाव लड़ा जाएगा, और जाहिर है कि पूर्ण विधानसभा का दर्जा तो पूर्ण राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार ही दे सकती है, तो ये लोकसभा चुनाव में ही हस्तक्षेप की बात होती है। और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, सभी लोग जानते हैं कि जब तक कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी के बीच में बिल्कुल सीटों का स्पष्ट तालमेल नहीं होता है और दोनों अपने वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तब तक दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव लड़ा था जब,
तो उस वक्त उसे जितने वोट मिले थे उसमें अगर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के वोटों को आप जोड़ दें तो वो भाजपा को चुनाव हराने की स्थिति में आ सकते थे। लेकिन बालाकोट स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक का जो देशभक्ति वाला प्रभाव पड़ा सब लोगों के ऊपर, जो भाजपा ने जम के प्रचार किया कि हमने घुसकर मारा, उसके बाद दिल्ली में भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वोट मिला। इतना वोट मिला कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़ भी दिया जाए तब भी वो भाजपा से पीछे रह जाने वाले थे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों दलों के बीच में एक बेहतरीन और अच्छे किस्म का गठबंधन हो और दोनों बिल्कुल दोस्ताना लहजे में चुनाव लड़ें। ऐसा भी नहीं हो गठबंधन बन गया, लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस आला कमान को, जो कांग्रेस की जो दिल्ली की इकाई है, उस इकाई को अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा और उस जरूरत को रेखांकित करना पड़ेगा कि उनके लिए दिल्ली की 7 सीटें जीतना कितना मुश्किल, कितना जरूरी है। कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है वो तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के सवाल पर अरविंद केजरीवाल का विरोध करती रही है। तो ये कांग्रेस के पाले में गेंद है और उसके लिए अपनी स्थानीय इकाई को राजी करना काफी मुश्किल होगा और उस चक्कर में हो सकता है स्थानीय इकाई में छोटा मोटा विद्रोह भी हो जाए, क्योंकि जो भाषा बोलते रहे हैं कांग्रेस के स्थानीय नेता, चाहे वो अध्यादेश का सवाल हो, चाहे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, बिल्कुल वो आम आदमी पार्टी की उन्हीं कठोर शब्दों में निंदा करते हैं जितने कठोर शब्दोों में भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और उनका एक तरह से कहना ठीक भी है, भाई आम आदमी पार्टी की वजह से उनकी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 0 सीटें आ रही हैं, 10% से नीचे उनके वोट चले जाते हैं। इस बार वो देख रहे हैं कि शायद मुसलमान वोटों को, दिल्ली के मुसलमान वोटों की भी कुछ हमदर्दी उनके साथ हो सकती है, तो थोड़ा अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं पिछली बार के मुकाबले। अब देखें आला कमान और कांग्रेस की स्थानीय इकाई के बीच में किस तरीके से बातचीत होती है। लेकिन क्या ये बात या ये प्रवृत्ति जो अभी सामने आई है कि विधानसभा के भीतर किसी दूसरे राज्य के मसले पर विचार करना, जैसे मणिपुर के मसले पर विचार हुआ, अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा कि मणिपुर के मामले पर विचार कीजिए, तो क्या हम इसे संघवाद के नजरिए से अच्छा मान सकते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। उत्तर पूर्व के किसी मुद्दे के ऊपर देश में कहीं विचार ही नहीं होता था, हम सब लोगों के सामने बात आती नहीं थी, आती भी थी तो हम सब लोग भी उसको नजरअंदाज कर दिया करते थे, उसका मान आता था। ये विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है लोकसभा में, ये उसका फल है। मैं कहता हूं उसका ये सुफल है कि इस वक्त देश के कोने कोने में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो रही है, उत्तर पूर्व की समस्याओं को लोग तरफ ध्यान जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हो चुका है, अब दिल्ली विधानसभा में मसला उठा है, अब दूसरी विधानसभाओं में भी ये प्रश्न उठेगा। तो ये तो लोकतंत्र के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छी बात है। मणिपुर में जो हो रहा है वो केवल मणिपुर की समस्या नहीं है। अगर हम ये मानेंगे कि मणिपुर में हो रहा है जो केवल मणिपुर की समस्या है, फिर तो कोई उसके ऊपर गौर ही नहीं करेगा, तो पूरा देश। अब देखिए आज तो हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में जो होता है वो केरल में लोगों को पता है, मणिपुर में जो होता है वो बिहार में लोगों को पता है, पंजाब में जो हो रहा है वो सबको लोगों को पता है। अब पंजाब में मान लीजिए कि वो जो अभी एक अलगाववादी संगठनों के खिलाफ जो कार्रवाई चली थी, उसमें उनका एक बड़ा नेता अमृतपाल फरार हो गया था और उसको बाद में फिर किस तरीके से पकड़ा गया। क्या दक्षिण भारत में उस घटनाक्रम के बारे में लोगों को नहीं पता होगा? जरूर पता होगा। अब आपका पूछने का मतलब ये है कि क्या विधानसभा में उसमें चर्चा होनी चाहिए? अगर वो चीज राष्ट्रीय महत्व की है तो उसमें विधानसभा में जरूर चर्चा होनी चाहिए। जिस मुद्दे के ऊपर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, वो मुद्दा तो अपने आप ही राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो किसी भी विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। एक लेख लिखा है जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय ने 15 अगस्त को, जिसमें उन्होंने कहा बहुत सारी बातों के साथ कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने संविधान को नए सिरे से देखना चाहिए, बदलना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप में इस चीज को कहा था। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके आसपास जो विद्वानों की मंडली है वो संविधान को लेकर थोड़ा हमेशा ही असहज रहती है? ये भाजपा का पुराना खप्त है और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब ये खप्त अपने शिखर के ऊपर था। अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग में भी याद थी कि हमें संविधान को बदलना है, इसीलिए उन्होंने एक आयोग बना दिया था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव न हार जाते और वो फिर दोबारा भाजपा जीतती, जाहिर है वही प्रधानमंत्री बनते, तब फिर वो आयोग जारी रहता और संविधान को बदलने की कार्रवाई चल पड़ती। धीरे धीरे कर 10 साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही, तब संघ परिवार को ये समझ आई कि इस संविधान को बदलने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने में बाधक नहीं है।
इसमें कुछ संशोधन वगैरह करके काम चलाया जा सकता है। तब उन्होंने नीति बदली और उसके बाद पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि संविधान बदलने के लिए, उस पर विचार करने के लिए कोई कमेटी बनाए या कोई आयोग बनाए। विवेक देवराय ने, ये पुरानी खपत है, उसी का प्रभाव आया है उनके ऊपर, उन्होंने फिर से वो लेख लिख दिया है। जैसे उन्होंने लेख लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये उनकी निजी राय है, ये भाजपा की राय नहीं है, और ये भाजपा की जो जिस जिस सलाहकार समिति के वो मुखिया हैं, ये उसकी राय नहीं है। तो विवेक देवराय को कहना पड़ा कि ये हमारी निजी राय है। सवाल ये है कि ये जिस जिस जितनी उच्च स्तरीय एक समिति है, वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति है, वो कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। उसका मुखिया जब इस तरह की बात करता है, तो इसका मतलब ये है कि भाजपा और राष्ट्र संघ परिवार के ज़हन में कहीं न कहीं, जो आपने ठीक ही कहा, कि संविधान के प्रति वो असहज रहते हैं। पता नहीं क्यों असहज रहते हैं? आज तो स्थिति ये है कि संविधान का कोई भी प्रावधान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक पाने में असमर्थ है। और स्थिति यह है कि पूरा का पूरा विमर्श, सब कुछ जो है, अब सारी चीजें तो संविधान के ही नाम पे हो रही हैं। आज की बातचीत का एक आखिरी पहलू है, वो सवाल के रूप में भी हो सकता है, आप उस पे टिप्पणी भी कर सकते हैं कि कल हम लोग ने बात की थी अशोका यूनिवर्सिटी की, कि वहाँ पर एक प्रोफ़ेसर को हटा दिया गया। आज देश में जो ऑनलाइन शिक्षा है, उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है अनअकैडमी। तो वहाँ से एक शिक्षक को सिर्फ़ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि विद्यार्थियों को कि आपको पढ़े-लिखे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने खुद के ऊपर सेंसरशिप ओढ़ लिया है कि उन्होंने चूँकि ये कह दिया, तो उनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया। उसके पहले काजोल जो फ़िल्म जी, अभिनेत्री हैं, जी, उनके जी। पे हटा हाँ, मैं दिया कहने गया। ही वाला था। जी। नहीं, ये चीज़ ये बताती है कि चूँकि प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर एक बहस चली है, अ, और उसको दिल्ली सरकार ने और अरविंद केजरीवाल वगैरह ने काफ़ी मजबूती से उस प्रश्न को उठाया है। इसके बाद में जो और भी एक सांसद हैं, जिन्होंने अभी बढ़-चढ़ कर अविश्वास प्रस्ताव पे बहस में हिस्सा लिया था, और जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर का जो रिसर्च पेपर है, उसके ऊपर सवाल उठाया था, उनकी डिग्री भी संदिग्ध है। तो इस तरह से बहुत से लोगों की डिग्रियाँ जो है वो संदिग्ध हैं। ऐसे में जब ये कोई कहता है कि पढ़े-लिखे लोगों को वोट दें, हैं? तो उससे सत्तारूढ़ दल को परेशानी होने लगती है। लेकिन अगर आप जो पोस्ट पोल सर्वेक्षण वगैरह होते हैं, उन सर्वेक्षणों में ये सवाल आता है कि क्या आप उम्मीदवारों की योग्यता को देखकर वोट देना पसंद करते हैं? वोट देने का मन बनाते हैं, तो उसमें उम्मीदवार की योग्यता की कोई भूमिका होती है? तो ज़्यादातर मतदाता ये कहते हैं कि उम्मीदवार की योग्यता की भूमिका होती है। इसका मतलब है कि ये चुनाव में वोट देने की प्राथमिकता के सवाल पर एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात है। यही कारण है कि बहुत सारे नेता आपको पीएचडी करते हुए नज़र आते हैं। मैं कुछ नेताओं को जानता हूँ, कुछ दिन पहले तक उनके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा था। अचानक उनके नाम के आगे डॉक्टर शब्द प्रकट हो जाता है। तो मैं पता लगाता हूँ क्या हुआ, उन्होंने बीच में पीएचडी कर डाली है उन्होंने। तो वो सारे नेता ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ये कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने नाम के साथ वो पीएचडी भी हैं, वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी हैं। तो ये सब बताने की एक होड़ लगी रहती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस राजनेता जो हैं, वो किस प्रकार के अंतर्विरोध से गुज़रते हैं। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अभय सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम कल मिलेंगे और देश की राजनीति के अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।